आज मेरे साथ ऐसे शख्स हैं जो कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे और लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इनको देखा था एक वीडियो में। मेरे साथ सिंघम स्टाइल डीएसपी हैं। तब पुलिस खड़ी रहेगी क्या आपको हर दिन बताने के लिए? ये वार्निंग ही समझ लीजिए आप, ठीक है ना। ये रोज़ रोज़ हम लोग यहाँ खड़ा होकर गुलाब फूल आपको नहीं दे रहे हैं कि 2 बच्चे को ले जाना है, सेफली जाना है, सेफली वापस आ जाए। पुलिस को क्यों समझाना पड़ता है हर बात के लिए? जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आज मेरे साथ ऐसे शख्स हैं कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे और लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इनको देखा था एक वीडियो में। मेरे साथ सिंघम स्टाइल डीएसपी हैं, हम लोगों ने इनको नाम दिया है हज़ारीबाग के। लेकिन इनकी कहानी जो है वो बहुत कठिन, बहुत प्रेरणादायक आप कह सकते हैं। लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, डीएसपी कैसे बने और उसके पहले क्या कर रहे थे, आज पूरी कहानी जानेंगे। हज़ारीबाग आए हैं तो मिलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे प्रोग्राम में आप आए। सर, जानना चाहेंगे, वो वीडियो तो वायरल हुआ है, उसके बारे में हम लोग आएंगे बाद में। पहले जानना चाहेंगे आपकी कहानी, शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले धन्यवाद फैज़ जी, आपके और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार, जोहार, जय हिंद। शुरुआत जैसे मेरे लाइफ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो शुरुआत बेसिकली जैसे हम लोग अभी फ़िलहाल मैं हूँ यहीं हज़ारीबाग का। मेरा पुश्तैनी मकान रोमी पिलावल है। वर्तमान में हम लोग सभी चौपारण प्रखंड के बछई गांव में ही रहते हैं। मेरी जो लाइफ का जर्नी जो या कहिए यूँ कहिए कि हमारे जो बेसिक हमारा जो पढ़ाई लिखाई जो शुरुआत हुआ वो हमारा बेसिक स्कूल बछई से प्रारंभ हुआ। अच्छा, वो सरकारी स्कूल से? जी, सरकारी स्कूल हमारे गांव में बेसिक स्कूल है, वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। वहाँ पे मैंने 1 to 8 कंप्लीट किया। अच्छा। उसके बाद मेरी आगे की पढ़ाई जो है सुंदरलाल जैन उच्च विद्यालय सिंघरावा में हाई स्कूल है, वहाँ से मैंने कंप्लीट करा। उसके बाद इंटर मेरी हज़ारीबाग से हुई, आनंदा कॉलेज से। अच्छा। 1999 में वो मेरा इंटर कंप्लीट हुआ था। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा जो ग्रेजुएशन 2008 में कंप्लीट हुआ। अच्छा, तो ऐसा क्यों, मतलब 99 में इंटर कंप्लीट हुआ, फिर 9 साल बाद ग्रेजुएशन, इतना लंबा? तो ये ऐसा है कि सर हम लोग थोड़ा ये कहिए कि मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास से भी आप नीचे कह सकते हैं उसको। हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत बेहतर नहीं था। घर में हम लोग 4 भाई बहन हैं, चारों पढ़ाई करते थे। मेरे पिताजी इससे पहले लेबर का ही काम करते थे। अच्छा। लेकिन 1995 के करीब में उनका मैसेंजर के तौर पर भारतीय स्टेट बैंक में हुआ था। अच्छा। उस समय उनका वेतन लगभग 1500 से 1800 रुपये थे मात्र। अच्छा, और मतलब पूरे परिवार को चलाना, और पूरा परिवार को चलाना था। हाँ। तो समस्याएं तो काफ़ी थी। हम सभी भाई बहन सभी पढ़ने वाले थे, तो इसी बीच हमारे बड़े भाई को पढ़ाई छोड़ना पड़ा। अच्छा। और वो कंप्लीट छोड़ करके फिर वो काम करना शुरू कर दिए, तो दोनों मिल करके घर परिवार चला रहे थे। स्थिति सही नहीं थी। इंटर जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने अपना ये रखा था घर में आगे पढ़ाई के लिए। जब मैंने बात किया तो गार्जियन लोग अपना असमर्थता जताए, चूँकि स्थिति भी सही नहीं थी। मुझे भी लगा कि शायद मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। फिर ये पढ़ाई हमारी 1999 के बाद छूट गई। मैं वापस गांव चला गया। गांव में 1-2 साल ट्यूशन वगैरह करके अपना पढ़ाई धीरे धीरे कंटिन्यू किया, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक ये नहीं चल सका। क्योंकि आप जैसा कि जानते होंगे गांव में, शहर में ट्यूशन पढ़ाने में काफ़ी वो मशक्क़त करनी पड़ती है। गांव में लोगों के पास फ़ी देने के लिए जिसके पास नहीं, आप उसको ज़्यादा मजबूर नहीं कर सकते। ऐसा में मुझे लगा कि अब हमारी पढ़ाई छूट जाएगी। तब जा कर के हमने फिर उस समय पारा शिक्षक का कॉन्सेप्ट आया था, शुरुआती दौर में था वो। अच्छा, 2002 के आसपास? 2002 के आसपास का बात है ये। तो उस टाइम पे मैंने हमारे गांव में लगभग 4 लोगों का हम लोग का सिलेक्शन हुआ था। अच्छा। तो हम लोग सब लोग प्राइवेट तौर पर ही पढ़ा रहे थे। उस समय हम लोगों को मेहनताना उसके लिए नहीं मिलती थी। तो लगभग 4 साल तक हम लोगों ने फ्री सेवा दिया। अच्छा। हमारे स्कूल में, जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई किया था, तो वहीं पे फ्री में पढ़ाते थे, पैसा नहीं मिलता था? नहीं, वहाँ बिल्कुल पैसा नहीं मिलता था। वहाँ हम लोग एज ए सेवा के तौर पर हम लोग 4 साल लगभग दिए। अच्छा। फिर आपका परियोजना का कॉन्सेप्ट आया फिर 2004-05 के करीब में। हाँ। 4 के आसपास। तो फिर हम लोगों का चयन फिर परियोजना के थ्रू पारा शिक्षक के रूप में हुआ। अच्छा, उस टाइम कितना पैसा मिलता था पारा शिक्षक? इनिशियली ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे आपको पता होगा 1000 रुपये था। अच्छा। लेकिन किसी लिटिगेंसी के बजाय कुछ और अन्य कारणों से वो पैसा कभी 13-14 महीने के करीब में मैंने परियोजना के तहत अपने पारा शिक्षक का ये मतलब कंटिन्यू किया था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मेरा भविष्य इसमें शायद नहीं है। अच्छा। बिल्कुल, चूँकि पढ़ाई में काफ़ी आगे जाना था।
तो फिर छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके समय नहीं दे पा रहे थे, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था, फिर पढ़ाई भी छूटी। उसी बीच 2005 के करीब में मेरी शादी हो गई। अच्छा, मतलब इंटर पास किए, ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ, शादी हो गई? ग्रेजुएशन उस समय नहीं हुआ था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि ये बात हम सबसे छुपाए थे। अच्छा। फैमिली में शायद मेरे ससुराल वालों को भी ये बात नहीं पता थी कि मैं मतलब मेरा ये ग्रेजुएशन स्नातक नहीं हुआ है। अच्छा। फिर शादी के बाद 2005 से मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया और 2008 में मेरा वो कंप्लीट हुआ। पत्नी ने पूरा मोटिवेट किया लगता है। हाँ, इस बीच मेरा पूरा फैमिली का, चाहे वो हमारे माता पिता भी भले असमर्थ थे, बट मुझे माता पिता हो, मेरी पत्नी हो, मेरे ससुराल वाले हो, चाहे मेरे जितने भी परिजन हैं, अन्य दोस्त यार जितने थे, सारे लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया। इवन आप ये कहिए कि चाहे वो किसी भी तरह का दौर रहा हो, चाहे वो हमारी स्थिति अच्छी हो, पढ़ाई छूटने वाली हो, चाहे अन्य चीज़ें थी, हमारे पिताजी का सपोर्ट हमेशा रहे, वो हमेशा हमारे पीछे खड़े रहे। वो एक ही चीज़ कहते थे कि तुमको बहुत आगे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई को छोड़कर किसी और चीज़ को में नहीं जाना। अच्छा। तो वो था। तो फिर बीच में आप बता रहे थे कि ऐसे बात हो रही थी, तो गोवा भी आप एक बार गए थे, कुछ ऐसा वो कब चले गए थे? ये हुआ ऐसा कि वाकया है कि 2000 लगभग 6-7 के करीब में, जब तो ये शादी के बाद की पहले? शादी के बाद की बात है। अच्छा। शादी के बाद लगभग 1-1.5 साल के बाद मेरी एक बच्ची हुई। तो समस्याएं थोड़ा बढ़ने लगी। आपको लगा और पैसा आना चाहिए, तो ये लगा कि भाई जीवन यापन के लिए भी एक नॉर्मल तरीके से ये करना चाहिए, साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो एक मन में आया कहीं ना कहीं कि भाई अगर घर में रह करके मैं चाह कर भी अगर कुछ चीज़ करता हूँ तो नहीं हो पाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, ये पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए हमको थोड़ा सा अर्निंग या कहीं से कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो आपस में हम लोग घर परिवार में ये चर्चा किए, डिस्कशन हुआ। तो फिर हमारे ये बगल के अपने चाचा थे, तो वो बोले कि हम आपको एक गाड़ी सिखा देते हैं। अच्छा। 2 से 3 महीने में आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे तो जाहिर सी बात है पैसे आपको मिलेंगे ड्राइवरी के। गाड़ी कौन सा, बड़ा गाड़ी सीखे, छोटा गाड़ी? बड़ी, वो उस समय डंपर जो होता है ना। अच्छा। हाईवा जो होता है, तो वो हाईवा चलाते थे। हाईवा चलाना सीख गए थे आप? जी, मतलब सीखा तो नहीं था इसको ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो उन्होंने कहा कि मैं चलो तुमको मैं सिखा देता हूँ। अच्छा। बाद में 2-4-6 महीने जो आपको तुमको चलाना अपना चलाना, फिर जो अर्निंग होगा उसको लेकर जो भी करना अपना करना। मेरा टारगेट बस एक ही था कि कहीं बाहर निकलना है, बाहर निकल के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। तो भाई उनके ये में आकर के उनके साथ में चला गया। अच्छा। लेकिन वो वहाँ का जो पूरा 1 महीना जो उस समय उनके साथ में, उनके साथ उनके दूसरे दोस्तों के साथ जो खलासी के तौर पर लगभग मैं वो कहिए कि 1 महीना रहा। मतलब खलासी के तौर, मतलब खलासी भी काम किया आपने? जी। अच्छा। लोगों ने कहा कि आपको सीखने के लिए कुछ ये न कुछ करना ही पड़ेगा, तो गाड़ी में रह करके आपको खलासी के तौर पर भी कुछ न कुछ धीरे धीरे वो सीखते चले जाओगे। तो मैंने उस दौरान किसी उन्हीं के दोस्त के साथ भी कुछ दिन तक रहा, साथ में उनके साथ भी रहा। लेकिन बीच में कुछ ऐसा वाकया हुआ, कुछ दोस्त यार वहाँ पे मिले, उनको लगा कि यार उस समय मेरा जो भी पढ़ाई लिखाई था लोग सब गुरुजी के नाम से जानते थे। सारे लोग यही बोलते थे कि गुरुजी देखो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके यहाँ पे आ गए। कुछ आलोचक भी होते हैं, आप जैसा कि जानते हैं कि लोग जानते हैं कि अब कुछ उस तरह का बात है तो आलोचना करना जिनकी परंपरा रही है और हमेशा से, और कुछ नहीं मिला तो उस तरह टाइप के भी लोग मिले जिन्होंने मतलब कहिए कि भरी महफिल में बेइज्जती करना। अच्छा। या इस टाइप की चीज़ें हुई। तो वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, ये वाकई में जो ये लोग कह रहा है कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमें लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि अगर पढ़ाई लिखाई करते हो तो एकमात्र यही है कि सब कुछ सारा दरवाजा बंद हो गया, सिर्फ आप इसी चीज़ कर सकते हो। आप रह करके भी वहाँ ट्यूशन वगैरह करके भी आगे कर सकते हो। फिर वो अपने आप को वहाँ से मोड़ा और फिर 1 महीना के बाद वहाँ से भाग के वापस घर आ गया। अच्छा। घर आने के बाद फिर वही यहाँ से चलने लगा, ट्यूशन पढ़ाने का दौर चला। घर जा करके लोगों को ट्यूशन पढ़ाता था। या कुछ करीब लगभग 6-8 महीने के करीब में चले। लेकिन मेरे मन में सिर्फ यही था कि किसी न किसी रूप से कोई सरकारी जॉब करना है। उस समय ये कहीं नहीं था कि भाई DSP बनना है या किसी और पहले से ऐसा एम नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे मन में सिर्फ ये था कि अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, एक जॉब को लेना है किसी भी तरह, चाहे वो 4th ग्रेड का हो या कोई भी ग्रेड का हो। तो यही सब सोच करके फिर उस दौरान पैसे की किल्लत थोड़ा ज़्यादा होने लगी, तो फिर मैं LIC को ज्वाइन कर गया। अच्छा। तो वाइफ के नाम से अपना LIC लिया, उस LIC में भी काम करना शुरू कर दिया एजेंट के तौर पे। तो उसमें इनिशियली लगभग 7-8 हज़ार के करीब में उस टाइम पे कुछ कमीशन वगैरह आया था। तो फिर लगा कि नहीं, अब जो है फैमिली वालों का भी दबाव था कि भाई अब क्या पढ़ाई करना, एज भी क्रॉस कर रहा है। अच्छा। और तुम्हारा ये सब है। तो फिर लास्ट में वही पैसे को लेकर मैं हज़ारीबाग आया। और हज़ारीबाग आया तो लगभग वो भगवान का ये कहिए कि आशीर्वाद या जो कहिए अपने शुभचिंतकों का ये अपना दुआ था कि यहाँ हज़ारीबाग में रहने के बाद लगभग 8 महीने मुझे काफ़ी संघर्ष करने पड़े। अच्छा। उस 8 महीने के दौरान में बहुत सारा ऐसा समय आया जब लगा कि फिर वापस मुझे भाग करके गांव चले जाना चाहिए। अच्छा। अब मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर वो चलते रहा। फिर
फाइनली जो है सो लगभग 2008 के ही एंड में लगभग नवंबर दिसंबर में स्टेट बैंक की वैकेंसी आई थी। वो मेरा पहला, उससे पहले भी रेलवे का एग्ज़ाम 1-2 दे चुका था, तो पीटी हुआ था, फाइनल नहीं हो पाया था। अच्छा। 1-2 वेटिंग में था, तो स्टेट बैंक की वैकेंसी आई, उसमें मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट के तौर पर पहला वो स्टेट बैंक का वैकेंसी आता है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तब जाकर सरकारी नौकरी मतलब आपका पक्का हो गया। जी। हाँ। फिर वो 2009 के करीब में मैं स्टेट बैंक को ज्वाइन भी कर गया। उसके बाद लगभग 2-3 साल 4 साल ऐसे ही चलते रहा। फिर लगा कहीं ना कहीं अपनी ताकत को फिर से समेटा, लगा कि नहीं अब कलर के लिए तो कम से कम तो नहीं बने हैं। बहुत लोगों का ताना भी मिलता था कि यार किरानी हो तो हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है। अब जॉब जिसमें है अपनी पूरी मेहनत, मेरी पूरी तन्मयता के साथ अगर आप वो करते हैं तो कोई भी जॉब छोटा नहीं होता। लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं था कि हाँ मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतना है कि हम आगे कुछ और करना चाहिए हमको। जो कभी सपना देखा करते थे कि भाई सिविल सर्विस में जाना है या ऐसा कुछ है, तो उस समय से मैंने स्टार्ट, ये लगभग आपका 2011-12 की बात है। अच्छा, मतलब 12 में आपको मतलब लगा कि तैयारी करना चाहिए ऐसा? जी। हाँ। जी 2012 के करीब में जब मुझे लगा ऐसा, तो मैंने वो तैयारी स्टार्ट किया। उसमें एक आया था JSSC का फॉर्म आया था, उस टाइम पे JSSC की मैंने तैयारी शुरू किया, तो 2-3 नंबर के मार्जिन से मैं उसमें रह गया। JSSC के एग्जाम? जी। तो उसमें सिलेक्शन 2-3 नंबर में लगा, तो आपको लगा होगा कि अब तो हम कर ही सकते हैं। उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, मतलब पढ़ाई छूटी नहीं है हमारी, अब इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और तो फिर ठीक उसी टाइम पे 2013 के करीब में ये अपना JPSC 5th JPSC का वैकेंसी आया। उससे पहले न तो मुझे JPSC के बारे में कोई जानकारी थी कि JPSC क्या होता है, इसमें किन किन पदों के लिए चयन होता है। अच्छा। इतनी तक जानकारी मुझे नहीं थी, बट हाँ तैयारी में था, तो लगता था कि भाई JPSC कभी कभी इस टाइप का हो तो हमको देना चाहिए। तो फिर उस समय फॉर्म फिलअप किया। फिर लगा कि नहीं, चौपारण में रह करके हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी। उस समय मैं चौपारण में पोस्टेड था, भारतीय स्टेट बैंक चौपारण में। फिर अपने ही के एक हमारे स्टेट बैंक के ही कोई यूनियन के लीडर थे, उनसे मैंने, चूँकि गार्जियन टाइप थे, तो उनसे मैंने अपना बात को शेयर किया कि ऐसा ऐसा है, मेरी तैयारी करनी है, मुझे हज़ारीबाग जाना है, तो अगर आप सपोर्ट कर पाएँ। तो फिर उनके सपोर्ट से मैं हज़ारीबाग, मेरी पोस्टिंग यहाँ हज़ारीबाग नवाडी ब्रांच में हो गई। अच्छा। हज़ारीबाग में लगभग 4 साल मैंने सेवाएं दी। अच्छा। और उसी दिन मेरा यहाँ तैयारी हुआ। फिर अपने सारे वो पुराने दोस्तों को जो उस टाइम पे, जो हमारा पढ़ाई के टाइम पे था, उनको सबको कलेक्ट किया। अच्छा। फिर हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया हज़ारीबाग में। तो वो कितना टाइम देते थे? बैंक से आके टाइम देते थे, पहले देते थे, कैसे टाइम देते थे? हाँ, तो इसमें ऐसा है फैज़ जी कि शुरुआत, बैंक का जॉब बहुत आसान जॉब नहीं होता है। आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरा जितने देर आप बैंक में रहते हैं, बहुत लेट तक आते हैं बैंक के एम्प्लॉइज, अभी लेट भी आते हैं। साथ में मैं असिस्टेंट था, तो हमारी काम जो होता था वो काउंटर पे होता था। बिल्कुल। पब्लिक को पैसे, ये आपका निकासी, जमा निकासी, ड्राफ्ट बनाना, अकाउंट्स ओपन वगैरह, ये सब करना होता था वहाँ पे। तो सुबह के 9 बजे से जो मेरा वो ड्यूटी वहाँ चलता था, लगभग 6:30 के करीब में। हाँ। तो ये मुझे लगा कि हमारे पास टाइम उतना नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं ना कि अगर अपना सपना को पूरा करना है तो रातों से लड़ना पड़ेगा। तो ठीक वही चीज़ था। हमको लगा कि नहीं, कि अब जो हमारे पास समय है वो सिर्फ रात का है। हाँ। और उसी रात के समय का उपयोग किसी भी तरीके से करना पड़ेगा। फिर जब दोस्तों से बातचीत हुई, तो हमने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में 6-7 लड़के थे हम लोग, और पढ़ना शुरू किया ग्रुप में। तो फिर वही बैंक से निकलने में 6:30-7 बजे करीब में आते थे। घर परिवार वाले उस दौरान काफ़ी सपोर्ट किए, मेरी वाइफ बहुत सपोर्ट की। उस दौरान किसी तरह का अनावश्यक बर्डन हमारे ऊपर नहीं आया, जो भी था सब वही झेली अपना। और अपना बैग वगैरह रख करके सीधे मैं ग्रुप डिस्कशन जाता था। 10 से 10:30 बजे, 11 बजे तक ग्रुप डिस्कसन होता था। अच्छा। और फिर उसके बाद अपना घर आता था। तो मतलब ऐसा पूरा एग्जाम से पहले तक किया? पूरा लगभग 3 साल ये लगातार कंटिन्यू चला। लगातार? बिल्कुल। और वो उस दौरान एग्ज़ाम मतलब कंप्लीट होने में लगभग 3-3.5 साल लग गए थे। और अच्छी बात ये रही कि हमारे ग्रुप के जितने भी लोग थे, सारे लोग मतलब डेडिकेटेड थे। सारे लोग को लग रहा था चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई को अब ड्रॉप नहीं करना, अब वो कंटिन्यू रहे। तो सबने निकाल लिया मतलब? और लास्ट आते आते तक कुछ दोस्त हमारे बीच में ही हट गए। जो शुरुआत में इनिशियली जो हम लोग ग्रुप बनाए थे, उसमें से कुछ दोस्त बाहर निकल गए, कुछ दोस्त बाद में आकर के जुड़े। अच्छा। उसमें से हम लोग 6 या 7 लोग थे। उस 7 लोगों में से 6 लोगों का चयन हो गया। अच्छा। 5वें JPSC में। लगभग 100%? जी, लगभग 100%। बहुत अच्छा वो ग्रुप था, और सारे लोग इसके प्रति समर्पित थे, अपने लक्ष्य के प्रति। उसमें से जैसा कि आप जानते होंगे, हज़ारीबाग से उस समय अच्छी खासी रिजल्ट आई थी। उसमें संदीप थे, पप्पू रजक थे, अरविंद जी थे, अमिता लकड़ा थी, यूनिका शर्मा। ग्रुप पूरा स्ट्रॉन्ग था आपका? पूरा ग्रुप ऐसा था। उस टाइम पे हम लोग एक टेस्ट गुरु IAS एकेडमी में जाते थे। अच्छा। और गुरु IAS एकेडमी में संडे को टेस्ट होता था।
और सबसे बड़ा बात है कि हमारी सफलता में गुरु IAS एकेडमी के जो राजेश सर, उनका भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि उनका जो गाइडेंस प्रॉपर रहा वो लगभग 3 साल तक लगातार रहा। अब कोई भी व्यक्ति आज तक हम ऐसा नहीं देखे हैं कि निस्वार्थ भाव से इतनी देर तक लोगों को गाइड करता हो। मतलब पहली बार हजारीबाग आने के बाद मुझे ऐसा लगा, रहा तो मैं शुरू में भी था, कुछ समस्याएं उस टाइम पे हुई थी, बस इस टाइम का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा था। इस टाइम पे गुरु जो राजेश गुरु थे वो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, चाहे वो लिखावट को लेकर के हो, क्या सुधारना उसको लेकर के हो, टाइम मेरे पास नहीं था उसको लेकर के कि आप जैसा एडजस्ट कर पाएँ उस हिसाब से अपना टेस्ट हो। तो तैयारी अच्छी रही और भगवान का ये था, शुक्र था कि जब चयन ये आपका रिजल्ट आया तो रैंकिंग भी बहुत अच्छी आई। ओवरऑल मतलब मेरा जो था वो पुलिस सर्विस में 6ठा रैंक था। अच्छा, 6th रैंक, मतलब ऑल ओवर पूरा झारखंड में 6th रैंक था मेरा। और तो हजारीबाग से टॉप किए होंगे फिर तो, हमको लगता है। हजारीबाग से नहीं, बिमलेश जी हमारे एक मित्र ही हैं। अच्छा, उनका बहुत अच्छा था। हाँ, मेंस में जो रिजल्ट आया था, मेंस में टॉपर थे वो बिमलेश जी। अच्छा, पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा मार्क्स उनके थे। अच्छा, और दूसरे नंबर पर मेरा था। अच्छा, तो अच्छा था उस टाइम पे, और बहुत अच्छे वो भी। उनका भी चयन उस टाइम में 5th JPSC में भी वो दुमका में अपना कार्यरत है। तो ये तो थी इनकी कहानी, मतलब कहानी तो जोरदार है, मतलब हम लोग देख के दंग रह जाएंगे। आजकल के युवा शायद ऐसा कर पाएंगे नहीं जिस घड़ी से ये निकले और फिर इसमें आ गए। अब आ गए ड्यूटी में, और फिर ड्यूटी में आने के बाद 4 साल, लगभग 7 साल के बाद इतना वायरल हो गए हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो कैसे ड्यूटी हुआ, तो पहला पोस्टिंग कहाँ हुआ, और उसके बाद अभी जो है उसके बाद? सबसे पहला से हम लोग का जो है, मेरी पहली पोस्टिंग बुंडू अनुमंडल में हुई थी। अच्छा, एज SDPO। मैं वहाँ लगभग 15 महीने तक काम किया। सर्विस अच्छी रही वहाँ भी। उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो फिर मेरा विष्णुगढ़ में पोस्टिंग हुई, और उसमें इलेक्शन वगैरह था तो होम टाउन के वजह से वहाँ से मैं हटा। 1.5 साल के करीब में जैप 7 में अपनी सेवाएं दिया। अच्छा, फिर अभी रिसेंटली मतलब 2021 में मेरी पोस्टिंग यहाँ से सिमरिया हुआ, तब से मैं सिमरिया में कार्यरत हूँ। तो फिर सिमरिया में आप अभी एक नया अभियान चला रहे हैं, वो सब जान रहे हैं, ट्रैफिक को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं लोगों को। इसमें बहुत सारे लोग मिक्स रिएक्शन भी दे रहे हैं कि आपको ईयरफोन नहीं तोड़ना चाहिए, और बहुत सारे, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, जैसे आप हेलमेट गिफ्ट कर रहे हैं, गुलाब का फूल दे रहे हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो वो कैसे कर पा रहे हैं? क्या जो हेलमेट गिफ्ट कर रहे हैं वो सरकार दे रही है, या आपका अभियान है, स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, वो आपका खुद का इनिशिएटिव है, क्या है? जैसा कि एक बताना चाहेंगे कि हमारे सरकार का एक बहुत अच्छा अभियान है। सड़क सुरक्षा को लेकर के हमारे वरीय पदाधिकारी द्वारा गाइडेंस मिलते रहा है, और लगभग मुझे लगता है कि पूरे झारखंड में ये चल रहा है। हर एक थाने में, हर एक ज़िले में, हर जगह चल रहा है ये। हम लोग को भी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ था कि इस तरह का सड़क सुरक्षा को लेकर के अभियान चलाना है, लोगों में जागरूकता फैलानी है, लोगों को अवेयर करना है इस बात को लेकर कि आपके जीवन की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर से निकलते हो, आपका फैमिली वाले घर में आपका वेट कर रहे हैं, आपके बच्चे आपका वेट कर रहे हो, आप घर के एकमात्र कमाऊ सपूत हो, या फिर अन्य लोग भी हैं, बावजूद इसके अगर घर से निकल रहे हो तो आप अगर अलर्ट रहते हो, सतर्क रहते हो, तो जैसा कि आप जानते हैं सतर्कता ही बचाव है। अगर आप सतर्क रहते हैं तो निश्चित रूप से आप जो छोटी मोटी इस तरह की दुर्घटनाएं इस तरह का होती है उनसे आपकी बचाव हो पाएगी। हम लोगों में ऐसा है कि आप जैसा कि आप जानते होंगे, लगभग जो भारत में जो डेथ रेशियो है उसमें लगभग 40 से ज़्यादा % के लोग जो हैं वो सड़क दुर्घटना में मारे जा रहे हैं। और अक्सर हम लोग सिमरिया में इसके ज़्यादा ये हैं। सिमरिया हम लोग लगातार देखते रहते हैं, जो कोल वाहन वहाँ चलता है, तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि बाइक से जाने वाले सवार जो हैं वो मारे जा रहे हैं, आपस में टकरा करके ही लड़ रहे हैं। लेकिन टकराने के बाद कभी ऐसा होता है कि वो डेथ रेशियो जो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है। तो हमको भी हम लोगों को भी वहाँ से हमारे वरीय पदाधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ था इस संबंध में कि आप जागरूकता फैलाइए। जब तक लोगों के मानसिकता में ये बदलाव नहीं आएगा तब तक कोई भी अभियान आपका 100% सफल नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये बात आया, तो आदेश तो उनका प्राप्त हुआ था, लेकिन लगा इसको किस हिसाब से ऐसा करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और अगर ये हमारा जितने लोगों तक बात पहुँचती है, अगर 10% भी लोग अगर इसको मानते हैं और उसमें अगर अमल करते हैं, तो निस्संदेह जो है इसका हम लोग जो डेथ रेशियो उसको कमतर कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये अब हमारा एक प्लानिंग था, तो हम लोगों ने सोचा कि कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो इस फर्स्ट स्टेज में ऐसा था कि जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, शिक्षण संस्थान यानी जितने भी हैं, साथ ही साथ सड़क पे खड़े होकर के हम लोगों ने काफ़ी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया हम लोग। साथ साथ हमें ऐसा लगता है कि अगर बच्चे अगर घर में हैं, अगर उनको समझाया जाए, अगर वो अपने अपने गार्जियन को भी समझाते हैं या 2-4 लोगों को बताते हैं, तो ज़्यादा लोगों तक हम ये बात को पहुँचा पाएंगे और आसानी से पहुँचा पाएंगे। काफ़ी, चूँकि सड़क पर खड़े होकर के आप 4 लोगों को समझा रहे हैं, तो रेगुलर आप 24 घंटा खड़े नहीं रह सकते। तो अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है लोगों को, तो आप सोशल मीडिया और इसका हम लोगों को लगा कि इसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है।
तो इस बीच लगभग 1 महीने तक ये चला था, पूरा अभियान चला, जिसमें सभी स्कूल कॉलेजेस में सब जगह जा कर के हम लोगों ने अभियान चलाया, सभी स्तर पे चलाया। इवन रोड पे खड़े होकर के घंटों हम लोगों ने लोगों को समझाया कि नहीं, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, आप इसको ये करो। फिर लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं जो हमको आउटपुट मिलना चाहिए वो शायद उतना नहीं आ पा रहा है, तो इसको थोड़ा सा और बेहतर ढंग से किया जाए। तब जा कर के ये ऐसा चला कि नहीं, एक दिन ऐसा करते हैं कि इस तरह का अभियान चला करके इसको हम लोग सोशल मीडिया पर ही करते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। इसी का एक ये था। और उसी बीच चूँकि हम लोग पिछला 1 महीना से ये प्रोग्राम चल रहा था, तो कहीं ना कहीं माइंड में ये बात रहती है कि लोगों को बार बार एक ही चीज़ को समझा रहे हैं और उनकी भलाई के लिए समझा रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा जरूरी है। उसमें भी लोग जो है तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, गिर रहे हैं तो एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं। फिर बाद में आप देखे होंगे कि एक बार एक्सीडेंट हो जाने के बाद परिवार का तो अपना सहारा खो ही जाता है, लेकिन लोग आके सड़क पर उतर करके रोड को जाम करना, ये करना, वो करना, अन्य तरह की चीज़ों में फंसते हैं। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, इससे अच्छा है कि लोगों की मानसिकता में बदलाव लाया जाए। तो इसी के तहत ये अभियान चला था, उस दौरान हम लोगों ने किया था। और लगा कि लोगों को समझाने के बाद कुछ लोग देखे कि हेलमेट, ये आपका ईयरफोन लगा के बदलाव मतलब वो आ रहा है ना? हाँ, लोगों में अब आ रहा है। आप जैसा कि आप वीडियो में देखे होंगे और अन्य लोग भी, हम लोग अब फील्ड में उतर रहे हैं तो लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है, लोग अपने खुद बता रहे हैं सर आपकी वीडियो को हमने देखा और सर हम लोग हेलमेट पहनना शुरू भी कर दिया। कई लोग तो आश्चर्यजनक तरीके से हम लोगों को उस दिन बताया भी कि सर हम लोग हेलमेट पहन के नहीं थे, तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ मेरे फैमिली को, और हेलमेट पहनने के बाद हमारी जान बच गई गिरने के बाद। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा ये मिला और रिस्पांस भी लोगों को अच्छा है। अब कुछ लोग होते हैं जो ट्रोलर होते हैं, जिनको लगता है जिनको और कोई काम धंधा नहीं हो तो अपने रूल को फॉलो करेंगे नहीं। उनको भी चाहिए कि आप अगर इस तरह की चीज़ें आ रही तो वो भी ये बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। एटलीस्ट अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो ये ना डिमोटिवेट लोगों को नहीं करना है। कहीं ना कहीं मानसिकता में बदलाव होने की, कहीं ना कहीं लोगों को आगे आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, एकदम सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अभियान चला रहे हैं तो और सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हम लोग खाना पूर्ति के तौर पर ही कर सकते हैं। रोड में खड़े होकर के अपना चेकिंग किए, आप चालान करके, आप देखिए जिस जगह पे मेरी पोस्टिंग है, जैसा कि आप जानते होंगे कि सिमरिया पूरा एरिया काफ़ी गरीब तबके के लोग रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लगातार ऐसे रोड में खड़ा होकर के चेकिंग करेंगे, चालान काटेंगे, 4000-5000 रुपये की चालान आएगी, कल उनका लाइसेंस ये हो जाएगा, सीज रहेगा, तो फिर काफ़ी परेशानी का सामना करना। फिर हम लोगों को लगा नहीं, इससे अच्छा बेहतर ये है कि अगर आप हेलमेट मैसेज दिया जाए, लोग अगर इसको फॉलो करेंगे तो परिणाम भी अच्छे आएंगे। और एक आदत में अगर शुमार कर लें लोग तो निश्चित रूप से जो एक्सीडेंट रोड डेथ है उसको हम लोग कर दोनों जो स्टाइल है, एक तो कड़क स्टाइल है, हम लोगों ने देखा किस तरह से आपने ईयरफोन भी तोड़ा, और एक जो है गुलाब फूल भी देना, वो भी हम लोगों ने देखा। दोनों स्टाइल में क्या मतलब जी हाँ, ये पिछला बार जो शुरुआत जब हम लोगों का था और जब हम लोगों ने अभियान चलाया था तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जो लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको हम लोगों ने पिछला बार गुलाब फूल को दिया था कि कम से कम एटलीस्ट आपको इतनी शर्मिंदगी हो, आप लोग को लगे कि नहीं आपका जीवन बहुमूल्य है, इसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हेलमेट को एटलीस्ट हेलमेट पहन के आप चलो। तो फिर कहीं ना कहीं ये मन में आया कि मानसिकता में चेंज लाने के लिए कहीं ना कहीं वैसे लोग जो रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है, ताकि लोग देखें और उनसे देख करके अपना इंस्पिरेशन लेके हाँ भाई फलाना आदमी जो है वो देख के हेलमेट पहन के चल रहा है, प्रशासन भी उनको सहयोग करी है, और अगर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका सुखद परिणाम भी है। तो हम लोगों के मन में यह आया कि जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं उनको तो पनिशमेंट पेनल्टी लगना ही लगना है, उनको तो हम अवेयर कर ही रहे हैं। साथ ही साथ उन लोगों को भी मोटिवेट और ज़्यादा ये करना चाहिए, उनको सपोर्ट भी करना चाहिए जो हमेशा नियम और कायदे का जो पालन करते हैं, अच्छे से सभ्य नागरिक होने का परिचय देते हैं। तो एक मन में एक नया चीज़ था कि नहीं, नए लोगों का जो है जो अपना बाकायदे तरीके से आते हैं, हेलमेट यूज़ करते हैं, पेपर ले करके चलते हैं, ट्रिपल लोड नहीं चल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम लोग सम्मानित करके और उनको कहीं ना कहीं ये दिला करके और उनको थोड़ा मोटिवेट करने का एक प्लान था। तो ये दोनों में बेसिकली यही अंतर है। और इस बार हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसे लोग जो सड़क इस अभियान के दौरान हम लोगों को लगा कि एकदम मतलब गरीब तबके के लोग हैं, जो नहीं खरीद सकते हैं, जो विकलांग थे, जिनके पास पैसे की कमी होती, तो हम लोगों ने कुछ लोगों को ऐसे लोगों को हमने हेलमेट दे करके उनको ये कहा कि तो ये क्या जो हेलमेट गिफ्ट किया अपने पैसे से गिफ्ट किया? कुछ देखिए, हमारा कुछ जब सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आता है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा भी उपलब्ध कराया जाता है, बट इस बार जो हम लोगों ने किया था वो आपस का एक कोऑर्डिनेशन था, आपस का ये से अरेंज करा के कि नहीं लोगों को एक दीजिए ताकि लोग को मैसेज जाए कि हेलमेट ज़रूरी है,
पिछला बार हम लोगों ने जैसा कि देखा था तो लोगों का एक भी रिएक्शन ऐसा आया था कि नहीं आप अगर ये कर रहे हैं खुद दे दीजिए। हाँ, कमेंट तो किया था लोगों कुछ ने, लोगों ने कहा था कि हेलमेट आप खुद दे दीजिए, लेकिन एक इसका सॉल्यूशन नहीं है फैज जी। ऐसा है कि लोग कहीं ना कहीं ये मानसिकता आप चाहेंगे भी तो नहीं बदला हो पाएगा। उनको लगता देंगे तो वो पहनेंगे, कल क्या कर रहे हैं कि वो उसका इंपॉर्टेंस उनको नहीं समझ में आएगा। अगर किसी चीज़ को आप ऐसे इजीली अवेलेबल करवा दें तो वो उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। लेकिन लोगों को ये समझना है कि भाई रोड पर निकल रहे हैं तो सुरक्षा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। बिल्कुल। तो यही था, आपने सुना किस तरह से डीएसपी सिंघम स्टाइल से बहुत पॉपुलर हुए, लेकिन इनकी स्टोरी सिंघम से बहुत बड़ी है। क्योंकि आप देखिए किस तरह से जो उठे हैं ये ज़मीन से उठकर, उसके बाद कैसे मोटिवेट हुए, डीमोटिवेट हुए, उसके बाद लाइफ में बहुत कुछ झेला, एसबीआई में काम किया, उसके फाइनली जाके जिस मुकाम पे आए हैं वो, और अभी जो पॉपुलर हो गए हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इनको देखा है, इनके काम को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। धन्यवाद सर। धन्यवाद फैज़ जी।